साथियों, कल मैंने बताया था कि पहले प्रकृति आई, बाद में मानव आया, शाकाहारी मानव। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मानव को अपने जीवन व्यापार के लिए जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता होगी उसकी सारी आपूर्ति प्रकृति से होगी। खाद्य चाहिए, प्रकृति देगी। कपड़ा चाहिए, प्रकृति देगी। घर चाहिए, प्रकृति देगी। पानी चाहिए, प्रकृति देगी। हवा चाहिए, प्रकृति देगी। इसका मतलब है मानव निर्मिति के पहले खाने पीने की व्यवस्था प्रकृति के माध्यम। ईश्वर का विधान है जन्म से पहले खाने पीने की व्यवस्था, जन्म से पहले खाने पीने की व्यवस्था। बच्चे का जब जन्म होता है उसको 3 साल जितना दूध चाहिए उस दूध की निर्मिति मां के छाती में पहले ईश्वर करता है, बाद में बच्चे को जन्म देता है। जन्म के पहले खाने पीने की व्यवस्था। क्या कभी ऐसा होता है कि जन्म हुआ और दूध का पता नहीं? ऐसा नहीं होता। ईश्वर क्या प्लानिंग का मिशन है? जन्म से पहले खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित है, सुनिर्धारित है, मानव पर निर्भर नहीं है। आपके गांव में 10 लावारिस कुत्ते होते, लावारिस, कोई मालिक नहीं होता, भटकते इधर उधर। लेकिन कभी किसी गांव में ऐसी घटना घटी कि एक लावारिस कुत्ता भूख से तड़फड़ कर मर गया? घटना घटी? अरे क्यों नहीं? कोई मालिक नहीं ना, लावारिस है, मरना चाहिए, लेकिन नहीं। एक भी कुत्ता भूखा नहीं मरेगा, एक भी पंछी भूखा नहीं मरेगा, एक भी प्राणी भूखा नहीं मरेगा। हर एक की जन्म से पहली व्यवस्था हुई। जिस दिन जिसके घर उसकी रोटी लिखी होगी वही जाएगा, अरे घर के नहीं जाएगा। अगर ईश्वर ने सारों की व्यवस्था की है तो वनस्पति की व्यवस्था नहीं की होगी? उसकी भी की है जन्म से पहले। साथियों, अभी हमने देखा कि भूमि अन्नपूर्णा है, खाद्य तत्वों का महासागर है, संपृक्त है, सैचुरेटेड है, और प्रकृति की 4 व्यवस्थाएं इस महासागर का उपलब्धिकरण करती है। उसका भी अभ्यास आपने किया। उसमें ही देखा कि देशी केंचुओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। साथ में और एक है, अगर ह्यूमस नहीं होता तो जड़ों को खाद्य नहीं मिलता। इसका मतलब है देशी केंचुओं के साथ साथ ह्यूमस निर्माण करने वाले किसकी भूमिका है? सूक्ष्म जीवाणु की भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने केंचुओं की। आप इस तरह कह सकते हैं कि प्रकृति की एक गाड़ी 2 पहियों पर चढ़ रही है। एक पहिया है अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु और दूसरा पहिया कौन सा है? केंचुआ।
अगर ऐसा है तो हमें दोबारा देशी केंचुओं को, जीवाणु को भूमि में प्रस्तुत करना होगा, प्रस्थापित करना होगा, क्योंकि हमने भूमि में जीवाणु को नष्ट कर दिया है, केंचुओं को नष्ट कर दिया, रासायनिक खेती के माध्यम से, जैविक खेती के माध्यम से भी। ये कैडमियम, आर्सेनिक, मरकरी खतरनाक जहर है, वो भी विनाशकारी सिद्ध हुए। साथियों, लेकिन जीरो बजट है, कुछ भी खरीदना नहीं है। हमारा नारा है, जो इस आंदोलन की रीढ़ है, गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर नहीं जाएगा, लेकिन शहर का पैसा गांव में आएगा। क्या नारा है? गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर नहीं जाएगा, लेकिन शहर का पैसा गांव में आएगा। तब कहीं गांव समृद्ध बनेगा, तब कहीं गांव समृद्ध बनेगा, स्वावलंबी बनेगा। दूसरा नारा है, देश का पैसा देश में, देश का पैसा देश में, देश का पैसा विदेश नहीं जाएगा, लेकिन विदेश का पैसा देश। तब कोई देश महासत्ता बनेगा, नेताओं के भाषण से नहीं बनेगा, नेताओं के भाषण से नहीं बनेगा। इसके लिए क्या करना होगा? दो बातों पर काम करना होगा। एक है ग्राम स्वावलंबन, ग्राम स्वराज। हिंदुस्तान के नकाशे में से दिल्ली को निकाल दीजिए, हरिद्वार को निकाल दीजिए, देश बचेगा, देश बचेगा। लेकिन हिंदुस्तान के निकासे में से 6 लाख देहात को निकाल दीजिए, देश नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा। नगरों में, महानगरों में जो कुछ आता है ग्रामीण क्षेत्र से आता है। अनाज कहां से आता है? ग्रामीण क्षेत्र से। कपास कहां से आता है? ग्रामीण क्षेत्र से। पानी कहां से आता है? ग्रामीण क्षेत्र से। शुद्ध हवा कहां से आती है? ग्रामीण क्षेत्र से। सारा आपके पास वही आता है। ग्राम रीढ़ है, रीढ़ है। ग्राम स्वराज और ग्राम स्वावलंबन दोनों खत्म किए गए हैं। ये शोषणकारी महाव्यवस्था ने अगर कोई हमला किया है, 2 रीढ़ पर हमला किया है, नष्ट व्यस्त किए गए, खत्म कर दिए हैं। पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था खत्म कर दी गई। दोबारा उसको पुनर्जीवित करना है, दोबारा। जब भी ग्राम स्वराज, ग्राम स्वावलंबन की बात करता हूं, तो आदर्श ग्राम की बात सामने आती है, आदर्श ग्राम की। और जब भी आदर्श ग्राम की बात सामने आती है, तो अभी हमारी भारत सरकार की पॉलिसी सामने आती है कि एक एक सांसद को कितना गांव, एक एक गांव आदर्श ग्राम बनाना है। क्या संकल्पना है आदर्श ग्राम की, भारत सरकार की? क्या उनके पास अन्न आजादी का मॉडल है? क्योंकि जब भी आदर्श ग्राम सामने आता है, अन्न आजादी सामने आता है, उनका गांव राजेगंज सिंधी सामने आता है। पूरी दुनिया में एक समीकरण बन गया है, आदर्श ग्राम, अन्न आजादी का राजेगंज सिंधी। मैं वहां गया, पोपटराव पवार जी के हिवरे बाजार भी गया, उन्होंने वर्कशॉप रखा था, मेरा कार्यशाला रखी थी, वहां अभ्यास किया। राजेगंज सिंधी में गया, पहचानना नहीं चाहिए इसलिए मैंने हुलिया बदल दिया। 2 दिन अभ्यास किया, अंत में मालूम पड़ा
कि रालेगांव सिंधी, रालेगंज सिंधी को अन्ना हजारे जी के आदर्श ग्राम कैसे कहते लोग, क्यों कहते, क्या लक्षण है आदर्श गांव का? मैंने देखा कि महाराष्ट्र सरकार का करोड़ों रुपए की योजना एक ही गांव में, रालेगंज सिंधी में, महाराष्ट्र सरकार की करोड़ों रुपए की योजना एक ही गांव में। एक गांव आदर्श बन गया, पड़ोस का भी वंचित है। 6 लाख देहात है, 6 लाख देहात को आदर्श बनाना है तो 6 लाख साल राह देखना पड़ेगा। संभव है? संभव है? सरकार के पास इतना पैसा है? सरकार खुद भिखमंगा होती है, दूसरे भिखारी को क्या देगी? वर्ल्ड बैंक से पैसा लेती है, कर्जा लेती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्जा लेती है, आशियाई विकास बैंक से कर्जा लेती है, रिजर्व बैंक से कर्जा लेती है। सीमा है, सरकार की सीमा होती है, आर्थिक सीमा होती है। इसका मतलब है हर कोई बात हम सरकार से मांगते हैं, गलत है, गलत है। सरकार का इतना सामर्थ्य नहीं होता कि हर एक की इच्छा की आपूर्ति करे। वहां मैंने देखा राजेगंज सिंधी में, वहां का किसान बीज बाहर से खरीदता है, खाद बाहर से खरीदता है, कीटनाशक दवा बाहर से खरीदता है, ट्रैक्टर बाहर से खरीदता है, फंगिसाइड बाहर से खरीदता है, कपड़ा बाहर से खरीदता है, गुड़ बाहर से खरीदता है, चीनी बाहर से खरीदता है, सौंदर्य प्रसाधन बाहर से खरीदता है, चप्पल बाहर से खरीदता है, सारा खरीदता है। और गांव का लाखों रुपया कहां जा रहा है? गांव के बाहर जा रहा है। आदर्श कैसे हो सकता है? जिस गांव का लाखों रुपया हर साल बाहर जाता है, आदर्श कैसे हो सकता है? इसका मतलब है आदर्श गांव की संकल्पना बदलना पड़ेगा, ढांचा बदलना पड़ेगा। आदर्श गांव उसे कहेंगे सरकार का एक पैसा न लेते हुए, किसी एजेंसी का एक पैसा न लेते हुए, गांव के लोगों के माध्यम से श्रमदान पर या आर्थिक दान पर जो काम चलेगा और गांव स्वावलंबन होगा, गांव का पैसा गांव में रहेगा, गांव का पैसा शहर नहीं जाएगा और शहर का पैसा गांव में आएगा, वो गांव आदर्श बनेगा। आप बनाएंगे, आप बनाएंगे, ये काम आप करेंगे। इसके लिए एक कार्यशाला है। गन्ना कैसे लगाना, इसके लिए कार्यशाला नहीं है, वो तो आपको मालूम है, वो तो आपको मालूम है। साथियों, ग्राम स्वावलंबन और ग्राम स्वराज संविधान में लिखा है कि हर गांव में ग्राम सभा होगी, उस गांव में क्या करना है इसका निर्णय ग्राम सभा लेगी। संविधान में लिखा है। गांव का जंगल गांव का रहेगा, संविधान में लिखा है। गांव की संपत्ति गांव की रहेगी, संविधान में लिखा है। इस बीच में सरकार कहां से आ गई? अगर ग्राम को मजबूत बनाना है, 6 लाख देहातों को मजबूत बनाएंगे, देश मजबूत होगा ना। आप ग्राम को दुर्बल बनाएंगे, देश को कैसे मजबूत होगा? इसका मतलब है कि ऐसी नीति बनना चाहिए सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्राम की तरफ हम लक्ष्य दे, ख्याल दे और ग्राम स्वावलंबन, ग्राम स्वराज की तरफ दौड़े। हमें स्मार्ट गांव चाहिए। कौन से चाहिए? स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। जब गांव स्मार्ट बनेंगे तो सिटी अपने आप स्मार्ट बन जाएगी, अपने आप बन जाएगी। क्योंकि शहरों में जो स्रोत आते हैं आर्थिक, कहां से आते हैं? गांव से आते। खाना गांव से आता है, सब कुछ गांव से आता है, सब कुछ गांव से। जहरीला खाना कहां से आता है? गांव से आता है। और विष मुक्त कहां से आएगा? गांव से आएगा। कैंसर कहां से आता है? गांव से आता है। और कैंसर नहीं आना तो कहां से मिलेगा आपको? गांव से मिलेगा। गांव को कैसे टाल सकते हो? कैसे टाल सकते हो? साथियों, इसके लिए क्या करना होगा? आखिरी दिन हम चर्चा करेंगे, आखिरी दिन चर्चा करेंगे। आज यहां तक हम पहुंचे हैं
कि हमारी भूमाता अन्नपूर्णा है, 4 व्यवस्था है प्रकृति की जिनके माध्यम से सारा ऊपर आता है, जड़ों को अपने आप उपलब्ध होता है। और इन सारी प्रक्रियाओं में 2 हिस्सों की बहुत अहम भूमिका है। पहला है अनंत कोटि जीवाणु और दूसरे कौन है? केचुए। यहां तक विषय समझ में आ गया? अब देशी केचुओं को, जीवाणु को हमने भूमि में डालना है क्योंकि हमने मार डाले हैं रासायनिक खेती से और जैविक खेती से। कौन कौन यूरिया डालता है? मुझे मालूम है सभी देव बैठे, देव भूमि है ये, सभी महात्मा बैठे हैं। सबसे ज्यादा डेंगू यही है, सबसे ज्यादा अत्याचार यही है, सबसे ज्यादा बीमारियां यही है, क्योंकि ये देव भूमि है। कौन सी भूमि है? देव भूमि है। और भगवान सहन लेता है ना, सारा दुख पीड़ा खुद सहन लेता है। तो आप देव हो, देव तो सहना ही पड़ेगा, तो बीमारियां ज्यादा आएंगी, सहन करना पड़ेगा। आप यूरिया डालते हो ट्रक ट्रैक्टर से, कभी 1 चमचा यूरिया खाकर देखा है कैसा लगता है? खट्टा मीठा नहीं। आपको मालूम है 1 चमचा यूरिया खाएंगे तो ऊपर की छुट्टी हो जाएगी। हाँ, मोक्ष प्राप्त होगा। हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि वैज्ञानिक और कृषि विश्वविद्यालय, उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज, क्योंकि उन्होंने किसानों को आत्महत्या के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। नोबेल प्राइज देना चाहिए। सही बात है ना? सही बात। कितना इंडोसल्फान छिड़कते हो? जैविक कीटनाशक दवाएं। प्लीज कीप क्वाइट। आप मोबाइल बंद करें, जिसका मोबाइल चलेगा उसका मोबाइल खींच लिया जाएगा और कुएं में डाल दिया जाएगा। मोबाइल वालों को नहीं, मोबाइल को। साइलेंट मोड पर रखिए ना, मालूम पड़ेगा मोदी जी का फोन आया नहीं। सब चिंता की दिल्ली की, बस। साथियों, इतना सारा जहरीला कीटनाशक छिड़कते हो और पत्तों से टप टप बूंदे कहां गिरती है? भूमि गिरती है। भूमि में जहर समा जाता है। इतना सारा कीटनाशक दवा छिड़कते हो, कभी 2 बूंदे चक्कर देखिए कैसी लगती है, खट्टी मिट्टी। देखिए, आप बताते हैं ना लोगों को, देखिए कभी नहीं देखिए। मालूम है सहदेव वैकुंठ गमन, यानी 1 चमचा यूरिया खाने से 70 किलो का ये मानव देह नष्ट होता है। 2 बूंदे चखने से कीटनाशक दवाओं की 70 किलो का मानव देह खत्म होता है। और ये जीवाणु अनंत करोड़ आंखों से नहीं देख कर इतने सूक्ष्म होते हैं, क्या जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये जंतु जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। केचु जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। नीचे का ऊपर आएगा? नहीं आएगा। जड़ों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? खाद खरीदना ही पड़ेगा, दवा खरीदना ही पड़ेगी, हिंदुस्तान को गिरवी रखना ही पड़ेगा, भिक्खा मंगा बनाना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारे जीवाणु को और केंचुओं को नष्ट करने वाली कौन सी खेती बंद करना चाहिए? रासायनिक खेती और जैविक खेती को बंद करना ही चाहिए। संकल्प संकल्प संकल्प। जो देशभक्त है जरूर सोचेगा इसके बारे में। साथियों, अब हमें खरीदना नहीं है, लेकिन देशी केंचुओं को और जीवाणु को भूमि में डालना ही है। तो फिर मैंने सोचा ऐसा कौन सा संसाधन हो सकता है जो खरीदना नहीं पड़ेगा, रोज मिलेगा और भूमि में डाल सकूंगा।
ऐसा कौन सा जामन है जो मैं उपयोग में ला सकूंगा। तो फिर मेरी अनुसंधान की प्रक्रिया चालू हुई। कौन सा जामन हो सकता है जीवाणु का, इसकी जांच शुरू हुई। हमारे देश के देशी गाय की जो 36 नस्लें हैं, उनके गोबर गोमूत्र का प्रयोगशाला में परीक्षण किया, बैलों के गोबर गोमूत्र का परीक्षण किया, भैंस के गोबर गोमूत्र का परीक्षण किया, और वो जो विदेशी है जर्सी होल्स्टीन, उसके भी गोबर का गोमूत्र का परीक्षण किया, ऊंट भेड़ बकरियों के गोबर गोमूत्र का परीक्षण किया। अंत में मालूम पड़ा कि जर्सी होल्स्टीन का गोबर गोमूत्र किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो गाय नहीं है, वो कोई अलग खतरनाक प्राणी है जो हम पर थोपा गया है, एक षड्यंत्र के रूप में, एक षड्यंत्र में, खुलेआम बोल रहा हूं, षड्यंत्र के रूप में। सबसे बढ़िया अगर कोई रिजल्ट दिया, सबसे बढ़िया अगर कोई जामन है, जोरन है अनंत करोड़ जीवाणु का, वो है देशी गाय का गोबर। 1 ग्राम देशी गाय के गोबर में कम से कम 300 करोड़ जीवाणु, 3000 मिलियन बेनिफिशियल इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उपयुक्त सूक्ष्म मिले। इसका मतलब है देशी गाय का गोबर महासागर है जीवाणु का, महासागर। जर्सी होल्स्टीन के 1 ग्राम गोबर में 70 लाख के ऊपर काउंट नहीं मिला, उसमें दीजिए रोगाणु यानी पैथोजेनिक बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में थे। दोनों का तुलनात्मक अभ्यास किया। देशी गाय का गोबर एक प्लॉट में जीवामृत के माध्यम से डाला, विदेशी गाय का गोबर एक प्लॉट में देशी अपने जीवामृत के माध्यम से डाला, बैलों का गोबर अलग प्लॉट में डाला, भैंस का गोबर अलग प्लॉट में डाला, भेड़ बकरी का गोबर अलग प्लॉट में डाला, अलग अलग निरीक्षण लिए। अंत में मालूम पड़ा सबसे कोई अगर बढ़िया जोरन है तो काय का है, देशी गाय का, विदेशी गाय का नहीं है, क्योंकि वो विदेशी मडम गाय ही नहीं है, उसको कोई अलग खतरनाक प्राणी है, अलग खतरनाक। चैलेंज है कृषि वैज्ञानिकों को, सिद्ध करे जर्सी होल्स्टीन गाय है, चैलेंज। गुमराह कर रहे हो देश को। साथियों, कितना चाहिए, एक निष्कर्ष पर मैं पहुंच गया कि देशी गाय का गोबर चाहिए, लेकिन केचुए कैसे आएंगे। फिर मैंने निरीक्षण किया प्रकृति का। मैंने कहा था ना कि 3 साल तक मैं जंगल में, जब मेरे वाइस चांसलर ने कहा कि भाई मेरे पास जवाब नहीं है, इनपुट्स को बढ़ाओ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खाद डालो, कीटनाशक दवा का उपयोग करो, उनके पास कोई फिलॉसफी नहीं थी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो हमारी राह हमें खोजनी चाहिए। तो इस लगन में धुन में लग गया कि प्रकृति में कुछ मिलेगा। प्रकृति में 3 साल खोज किया और बाद में मेरे खेत में 12 साल उसका परीक्षण किया। अंत में जो मिला वही आपके सामने पास रख रहा हूं। साथियों, आप देहात में रहते हैं तो आपको एक दृश्य जरूर मालूम पड़ा होगा। आप देखते हैं लेकिन उसके बारे में सोचते नहीं। जब शाम को गोधूली के समय देशी गाय का खिलार यानी झुंड हमारे गांव की तरफ लौटते हैं, तो आते समय कोई गाय अपना गोबर नीचे डालती है पगडंडी के बाजू में। दूसरे दिन प्रातःकाल वहां जाइए, सुबह वो गोबर उठाइए, गोबर के नीचे 2-4 छेद है भूमि को, सही है ना। गोबर उठाइए, आपको मालूम पड़ेगा अनंत करोड़ जीवाणु काम कर रहे हैं, कुछ जंतु भी काम कर रहे हैं। मैं खोजना चाहता था कि इसमें से छेद में से कौन ऊपर आए। 2500 छेदों का परीक्षण किया, खोद कर मैं देखना चाहता ताकि कौन ऊपर आए। अंत में मालूम पड़ा कि उन छेदों में से 2 प्राणी ऊपर आए। देशी गाय का गेंदा जैसा गोल गोल गोला बनाकर सामने ढकेलते हुए जाने वाले वो गोबर के कीड़े और देशी केचुए। इसका मतलब है देशी गाय के गोबर में ऐसी अद्भुत आकर्षण क्षमता है,
अद्भुत आकर्षण क्षमता है। जैसे ही नीचे गिरता है समाधिस्थ केचुए समाधि भंग करते, खींचे आते, अनंत कोटि जीवाणु काम करने लगते हैं। इसका मतलब है अगर केचुओं को अपने आप बुलाना है और जीवाणु को मुंह में डालना है तो एक ही काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या उपयोग करना पड़ेगा? देशी गाय के गोबर का उपयोग करना, बस। एंड दैट वाज द फाइनल डिसीजन टेकन बाय मी। वो अंतिम निर्णय था कि इस बिंदु तक हम पहुंच गए, अभी देशी गाय के सिवा कोई चारा। लेकिन कितना गोबर चाहिए? फिर मैं अभ्यास में लग गया। 54 प्रोजेक्ट थे मेरे, तो मैंने 1 एकड़ में 1000 किलो गोबर डाला, अलग अलग मात्रा में, अलग अलग प्लॉट में मैंने गोबर का उपयोग किया देशी गाय के। 1000 किलो एक प्लॉट में, दूसरे प्लॉट में 900 किलो, 800, 700, 600, 500, 400 किलो, 300, 200, 180, 160, 140, 120, 100 किलो, 90, 80, 70, 60, 50, अलग अलग मात्रा में, 40, 30, 20, 10, 9 से लेकर 1 किलो तक, अलग अलग मात्रा में, अलग अलग प्लॉट में, अलग अलग फसल पर इसके परीक्षण किया कि कितनी मात्रा अंतिमता हमें आवश्यक पड़ती है। और 3 साल के पूरे अभ्यास के बाद मुझे मालूम पड़ा कि जीरो बेड खेती करना है तो 1000 किलो की आवश्यकता नहीं गोबर देशी गाय का, 900 किलो की नहीं, 800 किलो की नहीं, 500 किलो की नहीं, 200 की नहीं, 100 भी नहीं, 50 भी नहीं, केवल देशी गाय का 10 किलो गोबर। कितना चाहिए? 10 किलो गोबर महीने में एक बार, प्रति एकड़, महीने में एक बार, प्रति मास, बस पर्याप्त है, पर्याप्त। हाँ, 1 एकड़ में, प्रति एकड़, प्रति एकड़ माने पर एकड़। हाँ, कितना चाहिए? केवल 10 किलो देशी गाय का गोबर प्रति एकड़, प्रति मास काफी है। इसके अतिरिक्त तो 11 किलो की आवश्यकता है। अब आपके मन में बहुत बड़े सवाल खड़े हैं, हिमालय जैसे मैं देख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ये कैसे संभव है? हम खेती के इतने कृषि पंडित, 30 मार खा है ना, और आप बोल रहे हैं हम इतना ट्रक ट्रैक्टर से रासायनिक खाद डालते हैं, ट्रक ट्रैक्टर से गोबर का खाद न जाने कहां कहां से खरीदते डालते हैं, खलिया भी डालते हैं, तालाब का मिट्टी भी डालते हैं, खाद भी डालते हैं, जो कुछ मिला वो डालते ही रहते हैं, लेकिन हमें उपज नहीं मिलती। ना आप बोलते 10 किलो चाहिए, ये कैसे संभव है? क्या हमें पागल बना रहे हो? आपके मन में सवाल हो गए। ये सवाल क्यों आ गया? क्योंकि आप श्रद्धालु नहीं हैं, आप पाखंडी नास्तिक है, इसलिए सवाल आ गया। अगर भगवान की व्यवस्था में आपकी श्रद्धा होती, ये सवाल मन में आता ही नहीं, क्योंकि जंगल में आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है तो भी अनगिनत फल है। गले में माला डालने से कोई आध्यात्मिक बनता है क्या? कपड़े बदलने से आध्यात्मिक बनता है क्या? कहां लिखा है गीता में? साथियों, मानव को प्रकृति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना ही। एक बिंदु तक पहुंच गए हमें कि केवल 10 किलो गोबर चाहिए। आपके मन में जो सवाल आया इसका कारण है क्योंकि कृषि वैज्ञानिकों ने आपको एक गलत सिद्धांत बताया, एक महा झूठ बताया, आपको गुमराह किया कि भूमि में कुछ भी नहीं होता, ऊपर से डालना ही
पड़ता है, ऊपर से डालना ही पड़ता है। और बताया कि गोबर का खाद, रासायनिक खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट जड़ों का खाद्य है, इसलिए ऊपर से डालिए। मूर्ख बनाया आपको, अभी तक ख्याल में रहे, मूर्ख बनाया। गलत सिद्धांत है, गलत सिद्धांत। दिमाग में से निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। वास्तविकता यह है, सत्य है कि कोई भी खाद, चाहे गोबर का खाद हो, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट हो, रासायनिक खाद हो, किसी भी जड़ का खाद्य नहीं है, किसी भी जड़ का खाद्य नहीं है। ये लोग गलत बहुत बता रहे, आपको गुमराह कर रहे। एक सिद्धांत आपको उन्होंने बताया नहीं, शायद उनको भी मालूम नहीं। किसी भी पेड़ पौधे का 98.6%, 5% शरीर केवल हवा, पानी और सूरज की रोशनी से बनता है। एक प्राकृतिक विज्ञान का सिद्धांत है कि किसी भी पेड़ पौधे का 98.5% शरीर केवल हवा, पानी और सौर ऊर्जा से बनता है। ऊपर से डालने की बातें कहां आती है, बातें कहां आती है। लेकिन साथियों, आप नहीं मानेंगे। आपको चाहिए साइंटिफिक एविडेंसेस, आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको? प्रमाण चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, जो मैंने इसमें प्रयोग किए, मैंने 12 साल लगा रहा, इसलिए दम के साथ बोल रहा हूं। ये आपकी फसल खड़ी है, धान की, गेहूं की, गन्ने की, जो भी फसल है खड़ी है। गन्ना कौन कौन उगाता है? गन्ना बहुत लोग हैं, गन्ने वाले बहुत लोग हैं। आपके अकाउंट कौन से बैंक में है? स्विस बैंक में है। हाँ, सुबह सुना है कि स्विस बैंक में यहाँ के ज्यादा अकाउंट है। धान वाले कौन है? धान बहुत ज्यादा। गेहूं वाले कौन है? बस। सब्जी वाले कौन है? बागवानी वाले, ऑर्चर्ड, फलों के पेड़ लेने वाले, ठीक है। और सेब वाले, सेब, एप्पल वाले नहीं, कोई नहीं है। यानी आप धान भी उगाते हो, गेहूं भी उगाते हो, गन्ना भी उगाते हो और सब्जियां भी उगाते हो। पैसे कहां रखते हो? कितना पैसा आ रहा है आपके पास? हैं? अकाउंट खाली है, अकाउंट खाली है, खाली है, सब खाली है, सब खाली है, खाली है। बिचौले ने खा ले, व्यवस्था ने खा ले, व्यवस्था ने खा ले। ये मजे की बात यह है, किसान कभी सच बोलता ही नहीं, है ना। अगर बेटे की शादी है, बेटा, तो बोलता है अरे 100 टन गन्ना हो गया 1 एकड़ में, क्योंकि क्या लेना है? दहेज लेना है। और बेटी की शादी है, अरे 20 टन ही नहीं हुआ, क्या करे, कर्जा बहुत हो गया है, क्या करे। सही बात है कि गलत है? कभी भी सच बोलता नहीं। ये पाप है या पुण्य है? झूठ बोलना है, महापाप है, महापाप है। क्या से क्या बना दिया खुद को ने। साथियों, आपका गन्ना खड़ा है, फसल खड़ी है, आप उसको काट दे, हरी फसल को काट दिया, हरी फसल खड़ी है। सपोज उसका भार है 100 किलो, कितना हो गया? 100 किलो। ग्रीन बायोमास,
ग्रीन बायोमास, हरित भार। अब क्या करें, इस 100 किलो को धूप में सुखाइए। 100 किलो को, ये हरी है, उसको धूप में सुखाइए, सुखाइए। पूरी सूखने के उपरांत सूखा भार 22 किलो होता है। कितना होता है? पूरा सूखने के बाद कितना उड़ कर गया? 78%। क्या गया? 78%। क्या उड़ गया? पानी गया। यानी 100 किलो में कितना पानी है? 78 किलो पानी है। अब ये 22 किलो आप एक सीमेंट कंक्रीट के फर्श पर ले, सीमेंट कंक्रीट के फर्श पर ले और उसको आग लगा दे। क्या लगा दे? आग कैसे लगाने आपको मालूम है ना? आप माहिर हो उसमें। तो आग लगा दे तो धुआं निकलता है, काला काला धुआं, और ज्वाला ही निकलती है। काला धुआं माने एक कार्बन है जो हवा से लिया था पत्तों ने, हवा में चला गया। ज्वाला माने सूरज की ऊर्जा है जो सूरज से ली थी, सूरज की तरफ चलेगी। कॉस्मिक एनर्जी, वैश्विक ऊर्जा ब्रह्मांड की तरफ चली गई। पानी बादल की तरफ चला गया और पूरा जलने के बाद बची है सफेद राख। सफेद रक्षा, रक्षा बोलते कि राख बोलते आप? राख। 1.5 किलो। कितनी? 1.5 किलो। कितना उड़ गया? 98.5 उड़ गया, चला गया। क्या क्या गया? पानी, कार्बन और ऊर्जा। ये पानी किसने दिया? मानसून ने दिया। किसने दिया? मानसून ने दिया। बिल भेजा? नहीं भेजा, मुफ्त में मिला। ये ऊर्जा किसने दी? सूरज ने दी। बिल भेजा? मुफ्त में मिला। वो आपका कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड बिजली उत्पादक महासंघ के माध्यम से आपको ये क्या आता है? नोटिस आता है। बिजली का बिल 15 दिन के अंदर भरे, नहीं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाए। कभी सूर्योदय ने बिल भेजा? नहीं भेजा, कनेक्शन काटा, मुफ्त में मिला। पानी मुफ्त में मानसून ने दिया, सूरज की ऊर्जा के माध्यम से सौर ऊर्जा मुफ्त में मिली, और हवा ने कार्बन दिया, बिल भेजा। इसका मतलब है 98.5% हमने नहीं दिया, वो तो प्रकृति ने दिया, मुफ्त में दिया। केवल 1.5% पानी से लिया, भूमि से लिया, वो है खनिज, वो है खनिज। अगर 98.5% हवा, पानी और ऊर्जा से बनते हैं, अरे ऊपर से डालने की बातें कहाँ आती है? कहाँ आती है? ये सब कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान मूर्ख बना रहा है कि ऊपर से डालिए। कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता, कोई आवश्यकता। साथियों, इसका मतलब है कोई खाद किसी भी जड़ का खाद्य नहीं है कि है? नहीं है। दिमाग में से खाद निकाल दीजिए। दिमाग में खाद भरकर दिमाग का खाद मत बनाइए, खाद निकाल दीजिए। कोई खाद किसी भी जड़ का खाद्य नहीं है, इसलिए खाद बिल्कुल नहीं। हमारी माता पत्नी शाम को 1 चमचा दही डाल के जामन करी। अब 1 चमचा में कितने जीवाणु? 500 करोड़ लैक्टोबैसिलस। लेकिन दूसरे दिन सुबह क्या बनता है? 250 लीटर का क्या बनता है? दही बनता है। कितने जीवाणु बढ़ गए? 50 करोड़। इसका मतलब है 200 लीटर दूध का अगर दही बनाना है तो जामन के रूप में 1 चमचा दही चाहिए। उसी तरह 1 एकड़ को भूमि को अगर हमें दही बनाना है, समृद्ध जीवाणु समृद्ध करना है, तो जामन के रूप में कितना गोबर चाहिए? 10 किलो। जामन के रूप में चाहिए
गोबर के रूप में नहीं, खाद के रूप में नहीं। दिमाग में से खाद किसने दिमाग में से खाद निकाल। और 1000 किलो डालने के बाद भी 500 किलो गन्ना मिलता है, तो 1000 किलो डालने की आवश्यकता है, 10 किलो काफी है। एक गाय एक दिन में 10 किलो गोबर देती है औसतन। एक बैल एक दिन में औसतन 11 किलो गोबर देता है, 13 किलो। और एक यमदूत एक दिन में औसतन 15 किलो गोबर देता है। यमदूत माने भैंस। किसके पास यमदूत है? यमदूत किसके पास है? सही मायने में यमदूत हो आप, क्योंकि भैंस का दूध स्वास्थ्य के लिए हितकारक नहीं होता। बच्चों को मत पिलाइए, बच्चों को मत पिलाइए, हो सके तो आप भी मत पिए। देशी गाय का दूध अमृत है साथियों। भैंस का दूध पीने वाले भैंस जैसी होते हैं, ऐसे किसी ने कहा है, मुझे मालूम नहीं, ऐसा किसी ने कहा है साथियों। एक दिन का एक गाय का 10 किलो गोबर 1 एकड़ के लिए। एक गाय का एक दिन का गोबर 1 एकड़ के लिए 10 किलो। महीने में कितने बार डालना है? एक बार डालना है। इसका मतलब है महीने के दिन कितने होते हैं? 30। इसका मतलब है एक गाय का 30 दिन का गोबर कितने एकड़ के लिए? 30 एकड़ के लिए। 30 एकड़ के लिए। इसका मतलब है एक गाय खरीदिए और 30 एकड़ खरीदी जमीन बोइए। लेकिन देशी ही चाहिए, विदेशी बिल्कुल नहीं। किसके पास देशी गाय है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं उल्टा सवाल पूछता हूं, किसके पास वो विदेशी मडम है? जर्सी होल्स्टीन है। बहुत सारे है। अभी हिंदुस्तान में नहीं है, या अफ्रीका में है, या यूरोप में बैठे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन है। ठीक है, ठीक। विदेशी क्यों नहीं चाहिए, अभी इस विषय में हम जाएंगे, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं आपके चेहरे पर बहुत सारे सवाल खड़े हैं कि विदेशी क्यों नहीं चाहिए, देशी क्यों चाहिए। सही बात है ना? ठीक है, हम उस पर जाएंगे। साथियों, लगभग 1.5 लाख साल पहले, कितने लाख साल पहले? 1.5 लाख साल पहले हमारी देशी गाय और ये विदेशी जर्सी होल्स्टीन, इनका जो मूल था, उनका मूल वो एक ही था, उसका नाम था बॉस जनरा। डेढ़ लाख साल पहले हमारी देशी गाय और जर्सी होल्स्टीन, इनका मूल जो एक ही था, जिसका नाम है बॉस जनरा। 1.5 लाख साल पहले एक ऐसी घटना घटी पृथ्वी पर, अनहोनी घटना घटी। लगातार ज्वालामुखी फटने लगे। ज्वालामुखी को क्या कहते हैं आप? ज्वालामुखी कहते हैं ना। लगातार ज्वालामुखी फटने लगे, आसमान में धुआं ही धुआं हो गया, सूरज की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच रही थी, पर्यावरण बदल गया। ये जो अतिनील किरण है, अल्ट्रावायलेट रेज, इसका विशेष रूप में आक्रमण हुआ और इसके परिणाम स्वरूप उस बॉस जनरा के अंदर शरीर में जन्नुक रचना में बदल हुई, जीनोटाइप में बदल हो गया। और इस कारण, कोई अनहोनी घटना होने के कारण जो इंटरनल चेंजेस हो गए, अंतर्गत बदलाव हुए, म्यूटेशन हुए, उसके द्वारा ये बॉस जनरा विघटित हुआ और उसकी 30 शाखाएं निकली, 3 शाखाएं निकली।
पहली शाखा है हमारी देशी गाय, बॉस इंडिकस उसकी जाति है। दूसरी है ये जर्सी होल्स्टीन, बॉस टॉरस इसकी जाति है। और तीसरा याक, याक नाम का प्राणी जो आज भी नेपाल, भूटान, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल या हिमाचल प्रदेश में बैलों जैसा काम करता है, याक। मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि 1.5 लाख साल पहले हमारी देशी गाय और विदेशी जर्सी होल्स्टीन, इसका मूल एक ही था। एक अनहोनी घटना घटी जिसके परिणाम स्वरूप बॉस जनरा के जन्नुक रचना में बदलाव हुआ। ये होते रहता है, अंतर्गत बदलाव निरंतर होते रहते हैं, इंटरनल म्यूटेशन निरंतर होते रहते हैं। और इसका परिणाम स्वरूप उसकी 3 शाखाएं निकली। देशी गौ बॉस इंडिकस उसका स्पेसी है, जाति है, जर्सी होल्स्टीन उसकी जाति बॉस टॉरस है, और याक। और ये 1.5 लाख साल के दरमियान इन दोनों के गुणधर्मों में इतने बदलाव आ गए कि आज देशी गौ अलग प्राणी बन गया और ये विदेशी अलग प्राणी बन गया। कोई समानता नहीं, कोई समानता इन दोनों में, कोई समानता नहीं। जैसे कुछ लाख साल पहले बंदर से मानव विकसित हुआ, कुछ लाख साल पहले बंदर से मानव विकसित हुआ, और इस दरमियान बंदर मानव के गुणधर्मों में इतना बदलाव आ गया कि आज मानव बंदर नहीं है और बंदर मानव नहीं है, अलग अलग प्राणी बन। हाँ, अगर कोई बंदर जैसा हरकत करता है तो उसको बंदर कहते ही है, वो बात अलग है, लेकिन बंदर के लक्षण अलग है और मानव के लक्षण अलग है। उसी तरह ये देशी गौ अलग प्राणी बन गया है, जर्सी होल्स्टीन अलग प्राणी बन गया है। उनके गुणधर्मों में कोई समानता नहीं, कोई समानता नहीं, विविधता। अगर उनके गुणधर्मों में कोई समानता नहीं है तो क्या अधिकार है कुछ वैज्ञानिकों को जर्सी होल्स्टीन को गाय कहने का? साथियों, गाय नहीं है, ये कोई अलग खतरनाक प्राणी है। कैसे? अब हम उसकी तरफ जाएंगे। साथियों, लिखिए, आज की हमारी गाय एक जंगली प्राणी के रूप में मानव निर्मित के करोड़ों साल पहले प्रकृति में विकसित हुई है। आज हमारी देशी गाय और जर्सी होल्स्टीन, इन दोनों का मूल 1.5 लाख साल पहले एक ही था, जिसका नाम बॉस जनरा था। बॉस जनरा था। 1.5 लाख साल पहले हमारे पृथ्वी पर अकस्मात प्राकृतिक एवं भौतिक भौगोलिक अकस्मात प्राकृतिक एवं भौगोलिक घटनाएं घटी। देयर वर सडन चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। घटनाएं घटी जिससे वायुमंडल में बहुत तेजी से बदलाव आया और परिणाम स्वरूप बॉस जनरा के शरीर में भी उसके जन्नुक रचना में जेनोटाइप, जन्नुक माने जिन के रचना में अंतर्गत बदलाव आया। इंटरनल म्यूटेशन हो गया, अंतर्गत बदलाव आया, जिससे उसकी 3 शाखाएं निकली। पहली है देशी गौ,
जिसकी जाति है बॉस इंडिकस, जिसकी जाति है बॉस इंडिकस। दूसरी जर्सी होल्स्टीन, जिसकी जाति है बॉस टॉरस। और तीसरी शाखा है याक। याक देखा है आपने? हाँ, उत्तराखंड में तो है, देखा है, पहाड़ी क्षेत्र में। तीसरा है याक। इन 1.5 लाख सालों के दरमियान इनके तीनों के शारीरिक गुणधर्म और रचना में, इनके तीनों के शारीरिक गुणधर्मों में और रचना में इतने बदलाव आ गए कि आज ये तीनों अलग अलग प्राणी बन गए, कि आज ये तीनों अलग अलग प्राणी बन गए, उनमें कोई समानता नहीं है। ठीक है ना? झेबू परिवार का प्राणी है, झेबू परिवार। झेबू आपका नाम उपनाम होता है ना, होता है ना, उससे तो इसका भी नाम है झेबू परिवार। दैट इज द फैमिली। बॉस इंडिकस इज बेस्ड ऑन झेबू फैमिली। झेबू परिवार का प्राणी होता है और झेबू परिवार के 21 लक्षण होते हैं। और झेबू परिवार के 21 लक्षण होते हैं। देयर आर 21 कैरेक्टर्स ऑफ द झेबू फैमिली। और उनमें से एक भी लक्षण लिखिए, उनमें से एक भी लक्षण जर्सी होल्स्टीन में नहीं है। 21 में से एक भी लक्षण जर्सी होल्स्टीन में नहीं है। तो क्या अधिकार पहुंचता है उसको गाय कहने का? हम थोड़ा जांचेंगे, क्योंकि प्रमाण चाहिए, है ना, प्रमाण चाहिए, हम जांच करेंगे। देखिए देखिए, गाय सिंह कटी होती है। गाय का आकार सिंह जैसा होता है। सिंह को क्या कहते हैं आप? सिंह बोलते हैं ना, का लॉयन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिंह बोलते हैं। हाँ, सिंह जैसा होता है, सामने चौड़ा और पीछे सिमटा हुआ। जर्सी होल्स्टीन ठीक उल्टी है, सामने छोटी है, पीछे हिमालय पर्वत है। गाय नहीं है। दूसरा लक्षण है, अब तो पहली बॉल में आपकी विकेट गिरती है। जिस गाय को ककूद है, क्या बोलते हैं आप? खांदा, खुबड़, थाटी, थाट, खुबड़, हाँ जो कुछ है, लेकिन ये है ना? हाँ, जिसको ये है वो गाय है, जिसको हम है वो गाय है, जिसको है ये नहीं वो गाय। घर में जाइए शाम को, ऊपर से हाथ घुमाइए, सपाट भूप्रदेश जर्सी होल्स्टीन के ऊपर, है ना, गाय नहीं है। पहले बॉल में आपकी विकेट। तीसरा है ये, इसको क्या बोलते हैं? हम्प। जिस गाय को ये थाट है, खुबड़ है, ककूद है, खांदा बोलते हैं, वही गाय है। जर्सी होल्स्टीन को ककूद होता है क्या? नहीं होता। अरे गाय है नहीं तो कैसे होगा? है नहीं ना, कैसे होगा? नहीं है, गाय नहीं। अब तक मूर्ख बनाया गया कि वो गाय कहा गया उसको। जिस गाय के गले में गल कम्बल है, झालर है, ये गाय में गल कम्बल है, वही गाय है ना, जिसके गले में गल कम्बल है। जर्सी को है, होल्स्टीन को है, होगी कैसी? गाय नहीं है ना, होगी कैसी? गाय नहीं है। देशी गाय की जितनी नस्लें है, देशी गाय की जितनी नस्लें है, हर नस्ल का सींग का आकार अलग अलग होता है। देशी गाय की जितनी भी नस्लें हैं, हर नस्ल का सींग का आकार अलग अलग होता है।
जर्सी होल्स्टीन में सींग होता है नहीं तो छोटा होता है। चौथा, देशी गाय की आंत जर्सी होल्स्टीन के 1.5 गुना लंबी होती है। देशी गाय की आंत तो इंटेस्टाइन, इसको क्या बोलते हैं? आंत, अंदर की आंतें होती है ना, आंत को क्या बोलते हैं? आंतें बोलते हैं। हाँ, और उस आंत में जो जीवाणु प्रकार होते हैं वो अलग होते हैं, जर्सी होल्स्टीन के अलग होते हैं। समझ में आ गया? लंबी होती है, लंबी, लंबी माने लॉन्ग, आपकी भाषा में लॉन्ग होती है ना। देशी में ये जर्सी कहां से आ गई? देशी में। साथियों, देशी गाय अगर जगह शुद्ध होगी, क्लीन होगी, स्वच्छ होगी तो बैठेगी, नहीं तो बैठेगी नहीं, दिन भर रात भर खड़ी रहेगी। जर्सी होल्स्टीन भैंस जैसी है, कहीं भी बैठती है, कहीं भी बैठती है, कहीं भी बैठती है। देशी गाय का बछड़ा अगर चरने को गया, देशी गाय का कान बछड़े की तरफ रहता है। जैसे ही बछड़ा आवाज देता है, अरे ऐसी धुन के साथ दौड़ने लगती है, बीच में कोई नहीं है, कोई दिखती नहीं, सीधा बछड़े के पास आती है और अपनी ममता देती है। जर्सी होल्स्टीन का बछड़ा कितना भी आक्रोश करे, वो बोलते हैं होने दे, क्या करना है, नहीं जाएगी, कोई ममता नहीं, माया। देशी गाय के आंख में डालिए आंख अपनी, ऐसे लगता है मेरी सगी मां मुझे अपार वात्सल्य कर रही है, प्यार कर रही है, ममता दे रही है, इतनी अगाध ममता आंखों में। जर्सी होल्स्टीन की आंखों में आग डाली है, जैसी राक्षसी खाने जा रही है, कोई ममता नहीं, कोई ममता नहीं, हिंसात्मक भाव, हिंसात्मक भाव होते हैं, हिंसात्मक भाव। एक भी लक्षण नहीं है, एक भी लक्षण नहीं, एक भी लक्षण। उनके क्षुर पांव के, पहाड़ी क्षेत्र की गाय छोटी होती है, उनके खुद छोटे होते हैं, लेकिन जो कीचड़ में घूमती है मैदानी प्रदेश में, उनके खुद बड़े होते हैं क्योंकि कीचड़ में घूमता है। ये वेरिएशन, ये विविधता जर्सी होल्स्टीन में नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। 1 ग्राम देशी गाय के गोबर में 300 करोड़ जीवाणु, जर्सी होल्स्टीन के ग्राम में 70 लाख के काउंट नहीं मिला। कोई समानता नहीं है, कोई समानता नहीं है, कोई समानता नहीं। साथियों, इसका मतलब है अभी समय का अभाव से 21 लक्षण मैं नहीं बता पाता, किताब में दिए हैं, दोपहर को किताबें सबको मिल जाएगी। तो सारांश यह है कि 21 में से एक भी लक्षण जर्सी होल्स्टीन में नहीं है तो गाय उसको नहीं कह सकते, वो गाय नहीं है, ये खतरनाक प्राणी। साथियों, हमारी हिंदुस्तान की आबोहवा में जर्सी होल्स्टीन के आंत में ठीक से चयापचय नहीं होता, जंतु का प्रादुर्भाव होता है, तो उनको जंतुनाशक पिलाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स पिलाए जाते हैं। सही बात है? जब आप एंटीबायोटिक्स पिलाते हो, 30% एंटीबायोटिक्स आंत में सोख ले जाते हैं, बाकी के शेष गोबर में जाते हैं, गोमूत्र में जाते हैं, दूध में जाते हैं। एंटीबायोटिक्स है। जब आप जर्सी होल्स्टीन का गोबर गोमूत्र भूमि में डालते हो, ये जंतुनाशक कहाँ जाते हैं? भूमि में जाते हैं। जंतुनाशक है, जंतु का नाश करेंगे क्या जंतु को बढ़ाएंगे? नाश करेंगे। और जंतु का नाश होता है, ह्यूमस की निर्मित होती नहीं और भूमि बन जाती है। खतरनाक है, खतरनाक है। जब आप जर्सी होल्स्टीन का दूध पीते हो, ये जंतुनाशक आपके शरीर में जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा, देशी गाय को आप धनिया खिलाए, दूध का सुगंध काय का मिलता है? धनिया का। कांग्रेस घास खिलाए, सुगंध काय का मिलता है? घास का मिलता है। इसी तरह जंतुनाशक पिलाए, दूध में जंतुनाशक अवशेष आते हैं।
मानव के आंत में ऐसे जीवाणु होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, कुछ एंटीबॉडीज होते हैं जो हमें प्रतिरोध शक्ति देते हैं, रेजिस्टेंस पावर देते हैं, बीमारी से लड़ने की क्षमता देते हैं। लेकिन ये जर्सी होल्स्टीन का दूध जब एंटीबायोटिक्स युक्त है तो हमारे शरीर में जाता है तो हमारे जीवाणु, आंत के जीवाणु को क्या करता है? खत्म करता है, हमारी प्रतिरोध शक्ति खत्म करता है। और प्रतिरोध शक्ति खत्म करने के बाद आपको क्या होता है? कैंसर होता है, डायबिटीज होता है, हार्ट अटैक होता है। गांव का पैसा देश में, देश का पैसा देश में चला जाता है। एक बहुत बड़ा खतरनाक षड्यंत्र है ये प्राणी, बहुत बड़ा खतरनाक। ख्याल में मैंने सुना है कि भारत में कुछ किसान जो गो पालन करते हैं, भैंस पालन करते हैं, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए इंजेक्शन देते हैं। सही बात है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। जब आप ऑक्सीटोसिन लगाते हो, कुछ हिस्सा आंत में सोख लिया जाता है, बाकी शेष दूध में आता है। और जब जर्सी का दूध पीते हो, ये सारे ऑक्सीटोसिन कहाँ जाते हैं? हमारे शरीर में जाते हैं। ऑक्सीटोसिन है, ग्रोथ हार्मोन है, इसका गुणधर्म है कोशिकाओं का अनिर्बंध बढ़ना। ये जो ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, उसका गुणधर्म है कोशिकाओं का अनिर्बंध बढ़ना, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। कैंसर का लक्षण क्या है? वही है। अनेक कारणों के माध्यम से कैंसर होता है, उसमें से एक भी ये हो सकता है। खतरनाक है, जर्सी होल्स्टीन खतरनाक है। ख्याल में हमारे देशी गाय के दूध में ऐसे कुछ प्रोटीन होते हैं, बीटा कैसिन, कुछ प्रकार के, जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए बलदायक होते हैं, हितकारक होते हैं। उस दूध को, हमारे देशी गाय के दूध को कहते हैं A2 टाइप का दूध। लेकिन जर्सी होल्स्टीन में के दूध में A1 टाइप का कैसिन होता है, बीटा कैसिन होता है, कैसिन होते हैं, जो हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। ये मैंने करा हूं, करनाल में एक राष्ट्रीय दुग्ध प्रशिक्षण संस्था है, संशोधन खोज अनुसंधान संस्था है, वहां एक खोज हुई है। हमारे डॉक्टर साथी हैं, डॉक्टर सदाना, टीम लगी हुई है, और एक खोज कि हमें A2 टाइप का दूध चाहिए, इसमें विशेष प्रकार के बीटा कैसिन, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो केवल देशी गाय के ही दूध में होता है, जर्सी होल्स्टीन में दूध में नहीं होता, उसमें A1 टाइप के दूध होता है। तो परिणाम स्वरूप न्यूजीलैंड सरकार ने अब जर्सी होल्स्टीन को पालना बंद कर दिया है और देशी गाय को मांग रहे हैं। ये खतरनाक षड्यंत्र है जर्सी होल्स्टीन। ख्याल में दावा करते हैं कि देशी गाय दूध नहीं देती, जर्सी होल्स्टीन 15 लीटर दूध देती है। अच्छा, गुमराह कर रहे हो देश को, किसानों को गुमराह कर रहे हो कि देशी गाय सामर्थ्य नहीं रखती। ये लंबे कान की गिर सौराष्ट्र की, मैंने अहमदाबाद में मेरे सामने देखा, 25 लीटर दूध दिया एक दिन में, 3 बार हुई। कौन कहता है हमारी गाय दूध नहीं देती? ये कांकरेज सौराष्ट्र की 15 से लेकर 20 लीटर घना दूध देती है, घना दूध। ये थारपारकर राजस्थान की सूखे रेगिस्तान में घूमती है, सूखी घास खाती है, 15 से 20 लीटर दूध, घना दूध देती है। आप प्रतिम बहुत बढ़िया दूध देती है। राठी गाय राजस्थान की 25 लीटर दूध देती है। पंजाब की सायाल 20 से 25 लीटर दूध देती है। ग्रेट सिंधी 20 से 25 लीटर दूध देती है। यानी भारतीय नस्लें भी ज्यादा दूध देने वाली है। इन लोगों ने अब तक दबा कर रखा, ये जानकारी किसानों तक नहीं पहुंचाई, नस्ल सुधार नहीं किया, इसलिए हम धोखे में आए। हमारी नस्लें भी उत्तम दूध देने की क्षमता रखती हैं। ये सिद्ध हुआ है कि भारतीय गाय पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी कितनी है? 64 लीटर की है। कितनी है? 64 लीटर। यानी 64 लीटर दूध दे सकती है, दिया है। इंडिया में नहीं, भारत में नहीं,
यहां से हजारों किलोमीटर दूर ब्राजील नाम के देश में दिया है। ब्राजील सरकार ने क्या किया, आंध्र प्रदेश की एक बहुत ही सुंदर नस्ल है देशी गाय की, ओंगोल। ओंगोल के बुल लिए, म्हणजे बुल को क्या कहते हैं आप, सांड। बहुत बढ़िया सांड खरीदे और उत्तम दूध देने वाली देशी गाय, उसकी ओंगोल की गाय खरीदी। राजस्थान से थार पार करके बुल और सांड और गाय लेके गए। सौराष्ट्र से गिर के गाय और सांड लेके गए। साहिवाल गाय और सांड लेके गए। वहाँ उनका इनब्रीडिंग किया। ये भारतीय गायों के नस्ल के बीच में संकरण किया आपस में, भारतीय गायों के। अंत में एक गाय विकसित की जिसका नाम है ब्राह्मीण रखा, और इंटरनेशनल कंपटीशन में उस गाय ने 64 लीटर दूध दिया। कितना दिया? 64। ब्राह्मीण, हाँ ब्राह्मीण, ब्राह्मीण वो ब्रह्म के नाम पर दिया है, ब्रह्म के नाम पर। तो साथियों, ये सिद्ध हुआ है, साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड दैट भारतीय गाय भी ज्यादा से ज्यादा जर्सी होल्स्टीन के भी ज्यादा दूध देने वाली सिद्ध हुई है। लेकिन नस्ल सुधार नहीं है, नस्ल सुधार नहीं। नस्ल सुधार है तो जरूर हम उसको, उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये हम लोगों ने किया। यहाँ गोपाल जी बैठे हैं, उनको मालूम है कि इलाहाबाद से लेकर पटना तक गंगा नदी के दोनों किनारे देशी गाय की एक अद्भुत नस्ल है जिसको गंगा तीरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा तीरी। अद्भुत नस्ल है, सफेद और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 1.5-2 लीटर के ऊपर दूध नहीं देती थी। बनारस में हमारे एक साथी है, उन्होंने गौशाला रखी है, अनुसंधान केंद्र रखा है, और नस्ल सुधार का कार्यक्रम उन्होंने चालू कर दिया। मैं गए साल गया, मेरा वर्कशॉप था बनारस में, तो गौशाला में लेके गए और उन्होंने मुझे दिखाया ये गाय 18 लीटर दूध दे रही है। कितना? 18 लीटर, 18 लीटर पर। नस्ल सुधार बहुत आवश्यक है साथियों, नस्ल सुधार बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। Breed development is the best way, I think, that to increase the potential productivity of the local cows. It is the best way. साथियों, इसके लिए क्या करना होगा? अभी हमारे विदर्भ में एक बहुत ही सुंदर नस्ल है, वो है गौलाऊ। क्या बोलते हैं उसको? गौलाऊ। बहुत ही सुंदर। नागपुर, वर्धा और बालाघाट इस क्षेत्र में वो ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। हम 11 दिन घूमे उस एरिया में। हम चाहते थे, क्योंकि मेरे पास भी गौलाऊ है, पहले से पाल रहे हम, लेकिन 1.5-2 लीटर के ऊपर दूध नहीं देती थी एक समय, 3 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा 2 समय में। तो हम देखना चाहते थे कि जो गौले, जिसको गौली बोलते, क्या बोलते हैं आप इधर? ग्वाला। ग्वाला, जो ग्वाला है, हजारों सालों से गोपालन करते आ रहे हैं, क्या उनमें से कोई ये काम करता है? ढूंढने के बाद हमें 2-4 तो मिल गए, और वो देखा एक गाय एक दिन में 12 लीटर दूध दे रही है। कितना? 12 लीटर। जो 1.5 लीटर देती थी 12 लीटर तक पहुंच गई। केरला में वेस्टर्न घाट में बकरी जैसी नस्लें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी। वेचूर है, मलनाड गिड्डा है, कासारगुड़ गिड्डा है, वायनाड रेंज है, वायनाड डॉफ है, छोटी छोटी है, छोटी छोटी। मैंने वहाँ जाकर हमने अभ्यास किया, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा काम ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है, दक्षिण भारत में। हर गांव में आपको जीरो बजट मालूम पड़ेगा, दिखाई देगा। कभी भी 1 लीटर दूध के ऊपर नहीं देती थी। जब हमने ढूंढा तो मालूम पड़ा अभी भी कासारगुड़ जिले में कासारगुड़ गिड्डा 5 लीटर तक गई है। वायनाड जिले में वायनाड गिड्डा अभी तक 4.5-4 लीटर तक गई है। और वेचूर बहुत विख्यात जो लुप्त हो रही है, वो वेचूर भी
4 साढ़े 4 तक चली गई है। 1 लीटर दूध वाली 4 नस्ल सुधार के माध्यम से, और 250 रुपये लीटर दूध बेचा जाता है। दूध उनका मेडिसिन है, दवा है, अद्भुत दवा है, अद्भुत दवा है। कौन कहता है हमारी गाय दूध देती नहीं? मूर्ख बना रहे हो देश को साथियों। हमारी गाय भी दूध देती है। नस्ल सुधार के लिए क्या करना है कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय ढूंढना है, सुलक्षणी गाय ढूंढना है। फिर उसका बछड़ा सांड के लिए विकसित करना है। किसका? सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय का बछड़ा अगर सांड के रूप में विकसित करते तो अगली नस्लें ज्यादा दूध देने वाली मिलती है। कम दूध देने वाली गाय का सांड अगर विकसित करते तो अगली नस्लें कैसी मिलते? कम दूध देने वाली मिलते। इसका मतलब है सुलक्षणी गाय हमें जांचना चाहिए, पकड़ना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए, उसका बछड़ा सांड के रूप में विकसित करना चाहिए, और फिर उसकी जो अगली प्रोजनी होगी वो ज्यादा दूध देने वाली होगी। निरंतर उसको हमें विकसित करना है। सपोज एक सांड से 20 गाय पैदा हुई, अगले साल उस 20 गाय में से सबसे ज्यादा दूध देने वाली है, उसको चुनिए, उसको अलग रखिए, उसका बछड़ा और सांड के लिए विकसित करें। उस सांड से जो प्रोजनी तैयार होगी उसके में से सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन सी, उसको चुनिए। इस तरह ये ब्रीड डेवलपमेंट निरंतर विकसित कर करके 6 साल के बाद आपको ज्यादा दूध देने वाली गाय जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। क्योंकि 6 साल के बाद इंटरनल सेग्रीगेशन बंद होता है, अंतर्गत बदलाव रुक जाता है। इकोनॉमिक्स तो देखे, जरा अर्थशास्त्र देखेंगे देशी गाय का। ये जर्सी होल्स्टीन का दूध 15 लीटर दूध देते, ठीक है 15 लीटर मानेंगे। क्या रेट मिलते हैं जाड़े में? जाड़े में रेट क्या, कितने मिलते हैं प्रति लीटर? जाड़े में जर्सी होल्स्टीन का 20 रुपए, यानी 25 पकड़िए, मेरा कहा जाता है 30 पकड़िए, है ना? कितने मिल गए? 400 रुपये। हमारी ये गिर 25 लीटर देती है, लेकिन मैं आपके समाधान के लिए 10 लीटर पकड़ता हूं, आपके समाधान के लिए। मुंबई में जाइए, पुणे में जाइए, कानपुर में जाइए, बड़े बड़े शहरों में जाइए, कम से कम 60 रुपये लीटर दूध बेचा जाता है देशी गाय का। कितना? 60 रुपये। कितना मिल गए? किसने ज्यादा दिए? हाँ, देशी गाय ने दिए 10 लीटर। अगर 20 लीटर पकड़ते तो 1200 हो गए। क्यों खरीदते हो जर्सी होल्स्टीन? क्यों पालते हो? एक षड्यंत्र क्यों आप स्वीकार करते हो? खैर साथियों, देशी गाय का घी 2000 रुपये किलो, जर्सी होल्स्टीन का घी कितना? 400 रुपये। कौन ज्यादा पैसा देता है? देशी। देशी गाय के 2 बैल, युवा बैल, क्या कीमत है? बहुत देखने, बहुत बढ़िया, 1 लाख रुपए। और जर्सी होल्स्टीन के कितने? 0 0 0 0। कौन देता है पैसे ज्यादा? देशी देता है। अभी फोन करिए, अभी फोन करिए घर में। मैं घर में आने के पहले वो जो घर में बंदी है जर्सी होल्स्टीन विदेशी मैडम, उसको जंगल में छोड़, तुरंत अभी फोन करिए और एक देशी गाय खरीदिए। 30 एकड़ की खेती अभी करिए। अगर जंगल में नहीं छोड़ना चाहते तो आपके गांव में आपको तकलीफ देने वाला कोई अपोजिंग पार्टी लीडर है, उसके घर में वो जाकर बांध दे पापा, और एक देशी गाय खरीदे, 30 एकड़ की खेती करे। कैसे होती है हम भोजन के पश्चात बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।